इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 वन समाज और उपनिवेशवाद, जिसमें हम भाग 5 पढ़ रहे हैं, नए व्यापार, नए समाज और नई सेवाओं के बारे में। ठीक है, इसके पहले आप ये स्रोतगह देख लो। बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई तो उन्होंने सरकार को एक याचिका दी, मतलब पत्र लिखा। वो लिखते हैं, हर रोज हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक दौलत है, वो है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं हैं। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं भी नहीं जा सकते। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेल में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगने वालों को भी उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता है। लेकिन हम तो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं। हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती। हमारी जो सरकार है हमें ये अधिकार नहीं देती। क्यों नहीं अधिकार देती? ये लिखा गया है वेरियल एल्विन 1939, माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा, दिस रिफर्ड लैंड एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री फॉर इंडिया में इसके बारे में लिखा गया है। जंगलों पर वन विभागों का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर का लाभ भी मिला। कुछ लोग, पूरे लोग वहां पर दिक्कत झेल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मजे लूटते हैं। बाढ़ में लोग रोड पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ नेतवा है सब चुट्टा, तो वो सब क्या करता है? मजे लूटता है, गरीबों का पैसा खा जाता है, उसका धन दौलत खा जाता है। सब बेचने के लिए तो कुछ है नहीं, सब पानी पानी है। अनाज खा जाता है, सरकार पैसा देती है खिलाने के लिए, आधा खुद खा जाता है, बाकी आधा खिलाता है सब। हमारे गांव में बाढ़ आया था, मतलब 2019 और 20 के करीब में। तो हुआ क्या कि हमारे गांव में खाने के लिए उस समय अनाज नहीं था। सरकार खाना बांटती थी? नहीं बांटती थी उस समय, क्योंकि स्टार्टिंग था। हुआ क्या कि वहां पर एक नेता चले गए, कोरोना का टाइम था, तो वहां पर वो लोग लेकर चले गए मास्क और सैनिटाइजर, कि भैया मास्क और सैनिटाइजर अब ले लो हमसे। पैसा लेकर नहीं, फ्री में बांट रहे थे कि आप लोग कोरोना से बचे रहेंगे। लोगों ने उनकी भर कर कुटाई कर दी। हाथ पैर कपार उपार सब तोड़ ताड़ दिया, फाड़ फूट दिया, सिर फूट गया, हाथ पैर तोड़ ताड़ दिए। बोल रहे हैं कि यहाँ पर खाने को खाना नहीं है, तुम वहां पर मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हो बे। उस दिन पिटाई हुआ तो एकदम सरकार में खलबली मच गई। उसके 2 दिन के अंदर में चापाकल हला दिए गए लोगों को पानी पीने के लिए। ठीक है, बाथरूम बना दिए गए, किस लिए? लोगों को बाथरूम करने के लिए। पूरे समुदाय में नहर वहर पे जितने भी लोग रहते थे उनको खाना मुहैया करवाया गया। ट्रक से, पिकअप से खाना आता था वहां पे उन लोगों के लिए। जो जगह टूट गए थे उस जगह को रिपेयर कर दिया गया, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर एक जो मेन रोड होता था वही ब्लॉक हो गया था। पूरा मेन रोड ब्लॉक हो गया था, जिसके वजह से दिक्कत सब किसी को हुआ। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादकों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसे ही नजारा दिखती है, और दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगह पर रहते थे मिनियोक उगने वाले ब्राजीली एमेजोन के मुंदुरुक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबर की आपूर्ति के लिए जंगली रबर के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। मतलब उसका रस वहां पर मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रबर कैसे बनता है? रबर का पेड़ होता है, रबर के पेड़ का रस निकाला जाता है, उसी रस से रबर बनता है। कालांतर में वह व्यापार चौकियों की ओर नीचे आते थे। कालांतर में क्या, जब बारिश वगैरह ऊपर ठंड ज्यादा पड़ता था तो लोग व्यापार के लिए नीचे उतर आते थे। पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए।
ये लोग पूरे तरह व्यापार और व्यापारियों पर ही निर्भर हो गए थे, क्योंकि इनका नहीं बिकेगा तो इनकी भाई सब चीज हालत खराब हो जाएगी। और देखो, वो रबर का लिक्विड लाओ, उसमें थोड़ा सा कुछ और लिक्विड मिला दो, पदार्थ मिला दो, उसको घुमा कर छोड़ दो, सूख जाएगा। उसके बाद से उसको टुकी टुकी काट कर मार्केट में बेच डालो, हो गया रबर। कट पेंसिल से लिखो और रबर से मिटकाते रहो। हिंदुस्तान में वन उत्पादकों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं है, बहुत ज्यादा होता था। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा जंगल, बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान्य जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। अब देखो, धीरे धीरे बताते हैं। घुमंतू समुदाय के जितने भी लोग थे, क्या बेचते थे? हाथियों को बेच देते थे, ठीक है। और हाथियों के माध्यम से ये सबको ढो कर लाते थे। दूसरे सामान जैसे खाल को बेच दिया जाता था, इसके लिए चप्पल जूता बनाने के लिए। सींग का इस्तेमाल होता था घर में सजावट के लिए, माला गुड़िया बनाने के लिए। रेशम की कोई, इसका जरूरत था धागा बनाने के लिए, रेशम का साड़ी कपड़ा बनता था। हाथी दांत, उसका सजावटी सामान बनता था। बांस से सब फोफर वगैरह, छाती ढाका, बेड़ी, खूब और चचरा, पट्टा, ये सब बांस का बनता है। मसाले भी बेचते थे, रेसे बेचते थे, रेसे आता था, वो धागा बनता था उसका भी। घास तो बिकता ही था। गोंद का पेड़ होता है, उससे गोंद बेचते थे लोग, पेपर वगैरह साटते थे। राल के व्यापार, राल कुछ है लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो राल के व्यापार के सबूत यहाँ पर मिलते हैं। राल में बताता हूँ, एक जस्ट 1 मिनट। राल के पेड़ में राल का जो बताया था ना इसमें, उसको मैंने गूगल पे मालूम किया है। तो राल का एक पेड़ होता है, तो राल का पेड़ का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है, लकड़ी का भी कोई फायदा नहीं है, पत्ता का इस्तेमाल हो जाता है, लोग जलाने में करते हैं। और उसका बिया का इस्तेमाल तेल निकालने के लिए किया जाता है। और जो उसका खड़ी बचता है तेल निकालने के बाद, उसको लोग खेतों में डाल देते हैं, जानवरों को खिला देते हैं। तो ये जरूरत था तेल बनाने के लिए और खड़ी खिलाने के लिए। खड़ी खिलाने के नहीं तो खेत में छींटते थे फसल उगाने के लिए अच्छी तरीके से। आपको राल का मतलब मालूम चल गया। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादन के व्यापार की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके वजह से वो लोग कंपनी वाले ही सारा व्यापार करते थे। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर पाबंदी लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब मद्रास के लोग, जैसे मैं आप समझ लो चेन्नई के लोग, तमिलनाडु के लोग, तो तमिलनाडु के कोरावा, कराचा और एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे, क्योंकि इनको अब बचा नहीं कि अब हम क्या करेंगे। क्योंकि वहां पर 3 ही समुदाय थे, कोरावा, कचारा और एरुकुला। ये लोग अब बेरोजगार हो गए थे। अब सरकार तो इनको जीने नहीं देगी जंगल में, इस तरह ये लोग जीनेंगे नहीं तो मरवे करेंगे। तो ये जो घुमंतू समुदाय थे, इनकी अपने जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए जबरदस्ती। देखो, इजारेदारी मतलब एकाधिकार। इजारेदारी आपको कहीं मिला है क्या अभी? इसका मतलब होता है एकाधिकार। व्यापार की इजारेदारी मिल गई। इजारेदारी मतलब उनको एकाधिकार मिल गया। काम करने के नए अवसरों का मतलब यह था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। फिर से सुनो, काम के नए अवसरों का मतलब यह था कि उनके नए जीवन के स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो
असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और कुराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द और औरतों दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य स्थितियां उतनी ही खराब। मतलब मजदूरी तो कम मिलती थी और कार्य स्थिति उनकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला था, मतलब बहुत खतरनाक था, लेकिन कार्य परिस्थिति उतनी ही खराब थी वहां पर। जितना खराब पैसा उतना खराब काम। उन्होंने अनेक गांवों से उठाकर, वो लोग क्या किया, अनेक गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। बहुत सारे इलाकों से उनकी भर्ती तो हो गई, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। बहुत दिक्कत वाला था ये काम। नए शब्द, इजारेदारी, एकाधिकार, मतलब किसी एक ही का अधिकार, उस कंपनी होगा तो कंपनी का अधिकार। अब ये स्रोत घ देखो, पुतुमायो में रबर की निकासी किस तरह होती है। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थी, मतलब बहुत डरावना थी। अमेज़न के पुटुमायो क्षेत्र में, अमेज़न के जंगल के बारे में आप सुने होंगे, उसके पुटुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबर कंपनी ब्रिटिश व पेरुवियन साझे के द्वारा रबर की निकासी हाइतोतोस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी। मतलब इंडियन ही करते थे उसको भी। तो ये अमेज़न के जंगल वो वाला, अमेरिका वाला नहीं, वो हिंदुस्तान के ही जंगल के बारे में बात हो रही होगी। 1900 से 1912 के बीच पुट्टुमायो में 4000 टन रबर का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा, रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। किसके वजह से? 1900 से लेकर 1912 के बीच पुट्टुमायो में 4000 टन रबर का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा, रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। मतलब ये अमेज़न अमेरिका वाली ही बात चल रही है, क्योंकि यहाँ से इतने लोगों को उठा कर ले जाते थे वहां पर काम कराने के लिए। रबर की कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया कि रबर का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कार्बाइन, और उस समय कार्बाइन हुआ करता था, कार्बाइन एक बंदूक का नाम था, अभी भी चलता है, कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों का कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से जमीन ढक गई। 150 लोग थे वहां पर, अंग्रेज तो ज्यादा नहीं होंगे, तो ये लोग चूड़ी पहन के बैठे थे क्या 150 लोग? साला कोई हमको मारेगा तो हम उनको छोड़ देंगे क्या? बोटी बोटी काट डालेंगे उनकी। तो ये लोग मर कैसे गए, यही सोचते हैं हम कि पहले के लोग डरते क्यों थे। अरे यार मरेंगे तो मरेंगे, मार कर मरेंगे तुमको, ऐसा जज्बा होना चाहिए खून के अंदर। तो खून से नहाए हुए दया की भीख मांगते जिंदा बच्चे लोगों को मुर्दे के ढेर के साथ जला दिया गया। जो बच्चे जिंदा बचे थे, दया की भीख मांग रहे थे, उनको जिंदा जला दिया गया। मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूं जो रबर लगाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते। इसलिए रबर छोड़ो, पेंसिल छोड़ो, पेन उठा लो, क्योंकि इसी रबर के लिए 150 से ज्यादा है, करीबन हजारों लोगों को मार दिया गया है इन अंग्रेज अफसरों की वजह से। इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। सब चीज छोड़ डालो, जिंदगी में बदलाव कर डालो, रबर वाली सारे सामान बदल डालो, प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो, किसी भी प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल करो, रबर का सामान का इस्तेमाल मत करो। रबर वाला जीन्स मत पहनो, रबर वाला टी शर्ट मत पहनो, ऐसे रबर वाला टी शर्ट आता है कभी कभी, उसको मत पहनो। रबर वाला चूड़ीदार बैंड वगैरह हाथ में मत पहनो। क्यों? जिसके वजह से हमारे इंडियनों को दिक्कत हुई, उस चीज को हम बहिष्कार कर देंगे, नहीं पहनेंगे। हम नहीं पहनते हैं। एक घड़ी पहनते हैं जो मेटल का आता है, ठीक है, चश्मा पहनते हैं जो शीशे का आता है, ऐसे फ्रेम भी लोहा का ही है, उसमें प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है।
अब दूसरा लेते हैं। इसमें हमारे पास जो भी चीज है सब मेटल का है, लेकिन प्लास्टिक का तो इस्तेमाल है ही। पॉलिथीन का इस्तेमाल मत करो और बहुत सारे प्लास्टिक को अवॉइड करो। हम दुकान में जाते हैं कभी कभी दूध लाने, चाहे कुछ भी छोटा मोटा सामान लाने के लिए, तो प्लास्टिक दे देता है। कहने अरे यार भाई प्लास्टिक तुम रखो, हमको प्लास्टिक नहीं चाहिए, हम हाथ में लेकर चले जाएंगे। तो इस तरह आपको भी छोड़ना पड़ेगा। वन विद्रोह, जंगलों में विद्रोह कैसे कैसे हुआ, ये आप देख सकते हैं चित्र 20। ठीक है, पहले ये पढ़ के बता देता हूँ। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। बहुत बड़ी तौर पर बगावत किया गया। संथाल परगना में साधु कानून, संथाल परगना में आता है साधु और कानून, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू। लोकगीत और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। किसको किसको? संथाल में साधु और कानू को, और छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा जो इंसान था वह भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, इस वन विभाग के कानूनों के खिलाफ लड़ा। आंध्र प्रदेश में उल्लूरी सीतारामैया राजू थे, वह भी लड़ते थे। ये लोग लोकगीत गाए, कथाओं के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया, आंदोलन किया, अलग अलग अंदाज में बगावत कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। इन लोगों को आज भी हीरो के रूप में, नायक के रूप में पहचाना जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे, कि जिसके बारे में हमें समझ में आएगा कि बस्तर का बगावत क्या था, बस्तर का विद्रोह कहाँ था। बस्तर छत्तीसगढ़ के एरिया का आता है। और जो उस समय राल का बता रहे थे, तो राल हमेशा दक्षिण भारत में ही होता है, गर्मी ठंडे इलाके हैं, ज्यादा बरसात समझ लो उसमें आप। ये देख लो बस्तर के लोग, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है, वो पूरा पठारी एरिया है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मड़िया और मुड़िया गोंडा, धुरवा और भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। कौन कौन? बस्तर में मड़िया और मुड़िया, मुड़िया दो जातु दो है, मड़िया और मुड़िया गोंडा, धुरवा, भतरा, और ऐसे भी बिहार और उत्तर प्रदेश में पति को भतार बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भतरा है, सेम वही लाइक है। भतरा, हलबा आदि आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबाने बोलते हैं, मतलब अलग अलग भाषा बोलते हैं। बोलने के बावजूद उनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसा ही है। कितने भी अलग अलग भाषा बोल लें, लेकिन उनका रीति रिवाज कुछ एक जैसा ही होता है। अमीर कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी ऐसा ही होता है। जिएंगे तो सब चीज एक जगह होगा, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उनके घर में जाओगे तो फैसिलिटी आपको एक ही जैसा मिलेगा। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिली है, और बदले में वे प्रत्येक खेतिहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल और पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं, क्योंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है। गांव वालों को पता रहता है कि हमारे गांव के आसपास में कौन जगह है। इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं, तो इसलिए बदले में उनको एक छोटा शुल्क अदा करना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। जैसे देवसारी, दांड या मान कहा जाता है उसको। पैसे को वो लोग पहले देवसारी बोलते थे, डांड बोलते थे, चाहे मार बोलते थे, चाहे दंड बोलते थे। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं।
क्या रखते हैं? चौकीदार, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने मतलब एक बरांडे में, एक बहुत बड़ा इलाके में, उसको बोलते थे का परगने। एक बहुत बड़ा गुफा भी हो सकता है, चाहे एक बहुत बड़ा मचान जैसा हो उसके अंदर। तो परगाने गांव का समूह पूरा बैठता है। तो परगाने के गांव के मुखिया जुटते हैं, गांव के मुखिया आते हैं सब गांव के, और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब अलग अलग प्रकार की चर्चा भी कर सकते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये सब क्या चीज है? ये बता रहा है ये रेखांकित मानचित्र पैमाने के अनुसार नहीं है। ये देख लो, ये सब समुदाय हैं जगह के तौर पे। दुर्ग, चरमा, राजनंदगांव, भानु प्रतापपुर, किलोमीटर, परखंजू, कोटरी, इंद्रावती, बीजापुर, भोपालपट्टनम और गोदावरी, आंध्र प्रदेश, कोटा, कोलाब, कोकाना, मालगेर, ये सब अजीबो गरीब नाम है जिसके बारे में सुनो। सन 2000 में बस्तर, 1947 में बस्तर रियासत को कोकेर रियासत में मिला लिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। कौन जिला? बस्तर जिला, जिसको बस्तर जिला बोलते हैं। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में बांट दिया गया। एक ही जिला को 3 जिला में बांट दिया गया, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा में। आज भी यही नाम है। 2000 में जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया। जब 2000 आया, ये 2000 छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया। 1990 तक विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र में पूरा जंगलों में से ही शुरू हुआ था और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। क्या चीज फैल गया? विद्रोह, कांकेर विद्रोह फैल गया। ये चित्र आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा पट वृक्ष मतलब पीपल का वृक्ष है। ये कितना बड़ा वृक्ष है। पहले इतना मोटा मोटा वृक्ष हुआ करता था, इसके नीचे लोग अपना सारा चीज रखते थे। कुछ लोग तो घर बनाकर रखते थे इसके नीचे, क्योंकि ऑक्सीजन तो एकदम भरपूर मात्रा में देता है ये पेड़। दिन हो रात हो, पुराने पेड़ के पास बहुत लोग तपस्या करते दिख जाएंगे, लेकिन वो लोग दिखते नहीं है क्योंकि पापी लोग हो गए हैं आज के समय में, तो इसलिए पापी लोगों को वो लोग नहीं दिखते हैं। बिस्तर में सेना का कैंप 1910, ये सेना का कैंप लगा हुआ है। बस्तर में सेना के एक कैंप का यह चित्र 1910 में लिया गया है। सेना तेंदुओं, बावर्चियों और तांबुओं मतलब ये टांगा वाला, तांबुओं, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। उस समय यहाँ पर ये सब टमटम वाला बैलगाड़ी चलता था, बावर्ची रहते थे खाना बनाने के लिए, सिपाही देखरेख करने के लिए, एक बहुत बड़ी फौज के रूप में चलती थी। यहाँ एक सिपाही विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए कैंप की पहरेदारी कर रहा है। ये सिपाही देखो बीच में दिख रहा है ना, ये सिपाही क्या कर रहा है? कैंप की रक्षा करने के लिए चौकीदारी कर रहा है। हम लोग आगे पढ़ेंगे लोगों के भय, ये लोग किस वजह से डरते थे। आज भी लोग डरते हैं। कैसे डरते हैं मैं भाग 6 में बताता हूँ, डिटेल्स में बताऊंगा। एकदम ध्यान से सुनो और पार्ट बाय पार्ट आप देखते जाओ, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा, तो आप फीडबैक देंगे, और कुछ डाउट हो गया नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।